तो आज हम बात करने वाले हैं ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के बारे में और क्यों ये कोवर्किंग में सबसे बेस्ट बेट बनता है। तो शुरू करते हैं। तो बेसिक नंबर्स पहले देख लेते हैं एक बार, तो उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस मॉडल और बाकी सब चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है ये। बेसिक मार्केट कैप है 2000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अराउंड 13% और ROE है अबाउट 14%। और अगर इसका IPO के बाद इसका अगर PE देखा जाए तो करंट चल रहा है अराउंड 30 का और प्राइस टू बुक चल रहा है अराउंड 4 का, जो कि बहुत रीज़नेबल है। चलिए आगे बढ़ते हुए, और इसने अबाउट अर्निंग ग्रोथ की है। सेल्स ग्रोथ है अबाउट 24% की और अर्निंग ग्रोथ है अबाउट 49% की। बुक वैल्यू देखी जाए तो मोटा मोटी होगी इसकी 550 करोड़ के आसपास। और इसमें कई चीज़ें हैं जो जानने लायक हैं, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। तो उसके मैंने नोट्स भी बनाए हैं कुछ, ठीक। और हम इसे बाकी कोवर्किंग कंपनी से भी कंपेयर करेंगे, स्मार्ट वर्क कोवर्किंग और वी वर्क से भी, और EFCIL से भी कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे उसको वर्बली आपको समझाता रहूँगा कि कैसे ये एक बहुत अच्छा बेट बनता है कोवर्किंग स्पेस में। तो सबसे पहली बात हमें ये जानना है कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हर कंपनी का इस स्पेस में डिफरेंट है। लाइक आप समझिए कि जैसे हम कहते हैं कि जो इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो अराउंड 60% प्लस है और वो सस्टेन कर रहे हैं इसको। स्मार्ट वर्क्स का अराउंड 21% है और वी वर्क्स का अराउंड 28.3% है। तो इससे हमें एक ये चीज़ समझनी चाहिए कि जैसे जो GCC डिमांड है या फ्लेक्स वर्क स्पेस की जो डिमांड है, वो अगर हमें टारगेट करनी है तो हमें इस कंपनी को इस तरीके से सोचना है कि कैपिटल लाइट मॉडल से हमें उस ग्रोथ को कैप्चर करना है। क्योंकि हम एंट्री जो लेंगे अराउंड 4x बुक पे ले रहे हैं, तो अगर हम 20% इक्विटी ROE मेंटेन कर पाते हैं अगले 10 साल तक, तो एक बहुत अच्छा बेट बनता है ये। बट अगर हम उसको आप समझिए इस तरीके से कि अगर हमारी यूनिट इकोनॉमिक्स वर्क नहीं करेंगी, या हम सपोज़ 100 करोड़ का हमने लीज़ ले लिया और उसको पे मतलब उससे जो रेवेन्यू क्रिएट हुआ वो 4 साल तक मतलब अगर मान के चलिए 25 करोड़ हर साल का रेवेन्यू है, तो 4 साल तो हमें उसी को रिकवर करने में लग गए। और लीज़ अगर साइन भी हुआ 8-9 साल का, तब भी 4-5 साल उसको लीज़ को ही रिकवर करने में लग जाते हैं। तो जितना ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा होगा उतना बेटर है। और इसमें जो बिज़नेस मॉडल आता है वो भी बहुत मैटर करता है। जो ऑफिस है वो मैनेज्ड एग्रीगेशन करता है, लाइक जिसको भी वो उसके टेनेंट्स होते हैं उनसे भी वो पैसा लगवाता है फिट आउट्स में, और उसकी जो भी फर्नीचर वगैरह में, हर चीज़ में उसका शेयर होता है, रेवेन्यू शेयरिंग करता है जितने भी टेनेंट्स होते हैं। उससे इनको क्या बेनिफिट मिलता है कि कैपिटल लाइट हो जाता है मॉडल, कि अप फ्रंट सारा पैसा नहीं लगाना पड़ता। और ये भी है कि जैसे जो कस्टमर पे करता है उसका जो, अगर वो ऑक्यूपेंसी 100% फुल नहीं भी हो पाती, तो उसका जो डाउन साइड है वो भी टेनेंट शेयर करता है ऑफिस स्पेस के साथ। पर ये वी वर्क और स्मार्ट वर्क्स में ये चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, वो स्ट्रेट लीज लेते हैं। स्मार्ट वर्क्स का तो कैंपस मॉडल है ना, कि पूरा का पूरा वो कैंपस ही कोशिश करते हैं कि कैंपस ही उनके पास आ जाए। जैसे इन्फोसिस का कोई कैंपस है तो वो कोशिश करते हैं कि सारा का सारा कैंपस ही इनके पास आ जाए, कि वो खुद ना चलाएं अपना ऑफिस, सारा का सारा कैंपस इनको मैनेज करने के लिए दे दें। और वी वर्क्स प्रीमियम जो GCCs हैं उनको टारगेट करता है, और वो भी स्ट्रेट लीज लेता है शुरू में, और फिर धीरे धीरे उसको रेवेन्यू उससे जनरेट करने की कोशिश करता है। बट इनके मॉडल में जो टेनेंट है वो हमारे लिए कॉस्ट, मतलब जो इनिशियल कॉस्ट है वो पुट अप करता है और उसके बाद उसका रेवेन्यू शेयरिंग हमें बेनिफिट देता है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारी जो इकोनॉमिक्स हैं वो वर्क करनी चाहिए हमारे लिए, एज ए शेयर होल्डर मेरे लिए काम करनी चाहिए। बट पर अगर आप ग्रोथ के मामले में देखेंगे तो 24% इसकी रेवेन्यू ग्रोथ है,
जो आप कहेंगे कि अराउंड मतलब उनसे कम है वी वर्क और स्मार्ट वर्क से, पर हम बहुत सेफ भी तो चल रहे हैं ना, कि हमें ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे एज ए शेयर होल्डर हमारा मैक्सिमम बेनिफिट हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कंपनी आगे चल रही है। पर लोग बात करते हैं ई एफ सी एल की, जो भी वो भी अच्छा कर रही है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में। बट इन उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि ये सिर्फ ग्रेड ए और ग्रेड ए प्लस प्रॉपर्टीज़ में, ग्रेड ए माइनस प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं। वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में वो ग्रेड बी या उस तरीके की प्रॉपर्टीज़ में भी डील करते हैं। अब इसमें स्कैरसिटी की बात भी आ जाती है कि ये ग्रेड ए और ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक लिमिटेड मतलब लिमिटेड नंबर में आने वाले टाइम में हर कोई ग्रेड ए ग्रेड ए माइनस प्रॉपर्टीज़ को टारगेट करेगा। तो जितना ज़्यादा स्कैरसिटी भी बनेगी और इस पर आप मान के चलिए रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा पर सीट। तो इन्होंने जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी अपनी बंद कर दी हैं ऑफिस पे सोल्यूशन ने, और आगे वाली सप्लाई सारी ग्रेड ए और ग्रेड ए माइनस दी है। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया सारा, और कुछ नंबर्स हैं आप खुद पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं मोटा मोटी आपको सारा मोटा मोटी समझा देता हूँ कि क्यों ये बेस्ट बेट बनती है। एक तो प्रीमियमाइजेशन है। इनके जो एलीट और गोल्ड ऑफिस हैं वो 35% हैं, 35 एलीट और गोल्ड सेंटर्स हैं इनके। तो मतलब ये चाहते हैं कि जो मैक्सिमम क्लाइंट्स आएँ वो इनके प्रीमियम सेंटर्स को लें, प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, ताकि उनका रेवेन्यू पर सीट इम्प्रूव हो, और जिससे कि उनका रेवेन्यू इम्प्रूव हो और इनकी मतलब कैश फ्लोज इम्प्रूव हो, और कॉस्ट तो इनका जो है वो तो है ही है ना। उससे रिकरिंग जो रेवेन्यू रहता है, मतलब पर ईयर जो आगे आने वाले टाइम में जो हमें रेवेन्यू मिलेगा वो ज़्यादा मिलता है। मतलब हमारी कॉस्ट जल्दी कवर होती है, और एट बाय द एंड ऑफ द लीज हमें ज़्यादा मतलब पर सीट हमें रेवेन्यू मिलता है। इनके जो अब टेन्योर्स भी कर रहे हैं वो लॉन्गर टेन्योर्स कर रहे हैं, मतलब 37 मंथ का एवरेज हो गया है इनका। और इनका ना जैसे इनका एक नेटवर्क इफ़ेक्ट भी आता है। तो जैसे इनके मैनेज्ड ऑफिसेज हैं या फ्लेक्स स्पेसेस हैं, तो जो वो एक मतलब सपोज़ किसी को फ्लेक्स ऑफिस चाहिए कहीं पे, जैसे बेंगलोर में चाहिए, और उसको फिर हैदराबाद या किसी और सिटी में चाहिए, तो वो ऑफ़िस को ही कांटेक्ट कर सकता है कि हमें उस मतलब इतनी सीट्स हमें वहाँ चाहिए। तो जितने जीसीसीज इनके साथ जुड़ते जाते हैं उनको कई तरीके की डिमांड्स रहती हैं। कभी वो डिज़ाइन एंड बिल्ड के लिए उनको फर्नीचर भी चाहिए होता है उनको, तो वो रेवेन्यू मतलब क्रॉस सेल हो जाता है उसके साथ। और कई इनके जैसे सेंटर्स भी हैं, फ्लेक्सिबल हैं सारे, तो किसी को सीट्स चाहिए, किसी को मैनेज्ड ऑफिस चाहिए, तो जिस तरीके से जिसकी डिमांड ये होती है तो ये फुलफ़िल कर देते हैं। और एक ही जीसीसी या एक ही क्लाइंट इनको कई तरीके का चलते हुए बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू क्रिएट होता है इनके। जिस तरीके से आगे आगे बढ़ते हैं एक क्लाइंट के साथ, जैसे शुरू में 1 करोड़ का बिज़नेस किया, वो बहुत जल्दी स्केल हो पाता है, क्योंकि बहुत सारी नीड्स होती हैं क्लाइंट्स की, और वो धीरे धीरे करते करते जैसे वो एक्सपेंड करता है क्लाइंट, उसको उसकी नीड्स बढ़ती जाती हैं ऑफिस के साथ। एक तो ये बात होगी, या पढ़ लीजिएगा, पीछे पीछे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। और सबसे मेन बात इसकी ये है कि इसकी जो अकाउंटिंग में जो चेंजेस किए हैं ना सरकार ने, तो उसके कारण एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है इसको आगे आने वाले टाइम में। उसकी मैं बात करता हूँ पहले थोड़े से, बाकी किसी चीज़ में कोई ज़्यादा रह ना जाए ना। प्रीमियमाइजेशन की बात कर ली, और जीसीसी डिमांड की बात करने वाला था मैं, कि जो डिमांड है अभी 100 मिलियन स्क्वायर फीट की है इंडिया में बाय FY26, बाय FY30 कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी जी जो ये डिमांड है फ्लेक्स स्पेसिस की। तो बाय लीज एरिया, तो डिमांड तो बढ़ती जाएगी इसकी, और आप देखिए ना वैल्यू भी क्रिएट होती है। कोई बाहर से कंपनी सेटअप करना चाहती है इंडिया में, वो क्यों झंझट पालेगी और खुद का ऑफिस मैनेज करने के लिए, सीधा ऑफिस या वीवर्क या इन सबको देगी अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो और क्यों पंगा लेगी इस तरीके की चीज़ के लिए। और ये भी है उनके लिए बैलेंस शीट भी मेंटेन करना इजी है, कैपिटल उनके लिए भी कैपिटल लाइट रहता है कि सीधा सीट्स के लिए पे करो जितनी ज़रूरत है। तो ठीक है ना।
ठीक। एक ही बात रह गई है, जो हमारी अकाउंटिंग मिस प्राइसिंग है उसकी बात रह गई है। तो जैसे आप देख सकते हैं, इसका जो ऑपरेटिंग कैश है, ऑपरेटिंग कैश है अराउंड 500 करोड़ के आसपास, 580 करोड़ के आसपास है। इसमें से जो नए अकाउंटिंग इंडिया स्टैंडर्ड आया ना, तो इसमें से हमें अभी लीजिंग सब्ट्रैक्ट करना है। तो लीजिंग और उसमें फाइनेंसिंग और लीजिंग इंटरेस्ट अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अराउंड 213 करोड़ बनता है इनका ऑपरेटिंग कैश, जो कि बुक वैल्यू में ऐड होगा जाके। तो अगर आप देखें 550 करोड़ पे 213, एक सेकंड, 213 बटा 550, ये वो अबाउट 38 से 40% का आरओई बनता है करंट। तो आरओई जो पैट पे है वो तो खैर अभी 14% ही बन रहा है, बट जो ऑपरेटिंग कैश पे आरओई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। और आने वाले टाइम में अगर आप ये भी देखें ना, तो जैसे जैसे सेंटर्स मैच्योर होते जाएंगे, इनकी जो लीज़ कॉस्ट है वो अपफ्रंट है, लीज़ कॉस्ट बढ़ने नहीं वाली, रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। तो आने वाले टाइम में जब पैट ओपन अप होगा, तो बाय FY30 आप मान के चलिए 200 करोड़ का तो पैट ही होने वाला है। और आप पैट के हिसाब से मत देखिए, आप एबिटा के हिसाब से देखिए, एबिटा नहीं, ऑपरेटिंग कैश के हिसाब से देखिए कि कितना ज़्यादा बेनिफिट इनको मिलने वाला है उस हिसाब से। क्योंकि जो एबिटा और क्या कहते हैं ऑपरेटिंग कैश है, वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तब तक। तो आप उस हिसाब से देखिए। तो बुक के हिसाब से भी अगर हम बात करें, 4x बुक है करंटली, और आने वाले टाइम में इसको आराम से अभी 30% प्लस तो चल ही रहा है ये आरओई के मामले में। और करंट आगे चलते चलते जैसे जैसे लीज़ फ्रंट लोडेड होगी है ना नए स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो जैसे जैसे लीज़ जो हम लीज़ लाइबिलिटीज़ कम करते जाएंगे, मतलब आप समझिए अगर नए सीट्स भी एडिशन कर रहे हैं तो लीज़ लाइबिलिटीज़ कम बढ़ेंगी, रेवेन्यू और ऑपरेटिंग कैश बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आगे आगे चलते हुए। तो आप मान के चलिए इजीली ये अगर हम मान के भी चलें, अगर 213 है तो आप मान के चलिए 600 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग कैश जनरेट कर लेंगे तो बाय FY30। और अगर हम उसको बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखा जाए तो अभी 650 करोड़ का तो इनका बुक वैल्यू करंट है, 600 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश ये बाय FY30 जनरेट कर ही लेंगे। तो कितनी स्ट्रॉन्ग बेट बनती है आप ही खुद ही देखिए। तो अगर 4 का बुक है, 3 साल में बुक तो वैसे ही डबल हो जाएगा इसका, 2 बुक का बुक रह जाएगा, और इतना स्ट्रॉन्ग आरओई और इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। तो आप उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेट बनता है। रीडेटिंग भी हो सकता है 8 तक, अगर 100% ये ग्रोथ पैट ही है। उसके अलावा 3 या 4 साल में ही आप पैट भी 3 गुना हो जाना है इसका, पैट 3 गुना हो जाना है, और ऑपरेटिंग कैश अराउंड वो भी 3 गुना हो जाना है अराउंड। तो कितना मतलब उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि प्रीमियमाइजेशन कर रहे हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी एक्सपेंड करेंगे। तो आप 3 साल में ही आप तीन गुना ग्रोथ या 4 गुना ग्रोथ आप देख सकते हैं कि जो अर्निंग्स में बहुत फास्ट ग्रोथ आने वाली है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बाय FY30 बहुत अच्छा बेट बनता है। तो अराउंड 30% का कैगर आराम से दे सकता है, और उससे ज़्यादा ही दे सकता है कि कोई, और काफ़ी लंबी देर के लिए दे सकता है। अगले 10 साल कोवर्किंग के ही हैं, मतलब 5 साल में आप देख सकते हैं। वैल्यूएशन अभी बहुत चीप है, EV टू EBITDA के हिसाब से भी बहुत चीप है, और प्राइस टू बुक के हिसाब से भी ठीक है। पर प्राइस टू बुक हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे ना इसको, कि कैश फ्लोज कैसे रहने वाले हैं अगले 5 साल तक। मेरे को तो इसको लॉन्ग टर्म बेट मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आने वाले टाइम में भी इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। ये आगे आगे जैसे जो डेवलपर्स हैं, जो बड़े जो प्रॉपर्टी जो बड़े बड़े वो बनाते हैं DLF वगैरह, उनके साथ डायरेक्ट पार्टनरशिप्स कर रहे हैं ये लोग, कि ये भी मनी पुट अप कर रहे हैं अप फ्रंट, वो भी पुट कर रहे हैं कि ये उनके साथ जितना भी लीज़ एरिया है ये अपने ऑफिस के अंदर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मतलब मैनेज एग्रीगेशन के अंडर, तो वो और बेटर है। सप्लाई साइड ये रिस्क मिटिगेशन के नए वो लेके आ रहे हैं कि हम जो नई सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे सप्लाई क्रिएट करने से पहले ही 70-80% पहले ही कमिटेड हो किसी को, और 10-20% ये फ्लेक्स करके उसको चढ़ा देंगे, मतलब सीट्स को चढ़ा देंगे किराए पे। और
और ग्रेड ए और ग्रेड ए माइनस प्रॉपर्टीज़ में डील कर रहे हैं अब ये सिर्फ। बाकी सब उस पर ऑफिस स्पेसेस इन्होंने बंद कर दिए हैं, और मार्जिन भी एक्सपेंड करने वाले हैं अगले 5 साल में। तो और बाकी सब जो हैं कंपनीज़, वो स्ट्रेट लीज़ पहले जो लीज़ ले रही हैं उनकी 10 ईयर लीजेज़ ही हैं। उसका टेनेंट का कोई स्किन इन द गेम नहीं है कि वो रिन्यू करे ना करे। पर ऑफिस के केस में टेनेंट का भी स्किन इन द गेम है, उसने पैसे लगाए हुए हैं, उसका भी अपसाइड और डाउनसाइड है उसमें। अगर भरे रहेंगे ऑफिस तो उसका भी बेनिफिट है, अगर नहीं भरे रहेंगे तो उसका भी नुकसान है उसमें। तो उसकी ही बेनिफिट में है कि वो ऑफिस के साथ ही चलता जाए, जबकि वी वर्क और उसके केस में नहीं है। और अगर उनको लगेगा वी वर्क या स्मार्ट वर्क को वर्किंग में टेनेंट को कि इनमें से मुझे किसी और को देना है, तो वो दूसरे की तरफ चला जाएगा। ये नहीं सोचेगा कि जिसकी तरफ ज़्यादा बेनिफिट होगा चला जाएगा। पर ऑफिस के मॉडल में ये रिस्क नहीं है। तो मोटा मोटी मैंने आपको सारी बेट समझा दी है इसको। बाकी आप एक बार ही खुद समझिए इसको कि कैसे कैसे डील बनती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है डील। और जो अकाउंटिंग मिस प्राइसिंग है ना, इसको थोड़ा सा ज़्यादा गहराई में सोचिए, क्योंकि प्री इंड एस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था उसके हिसाब से 213 करोड़ का बिट है। अब 500-550 कितने का, अराउंड अराउंड मान के चलिए 550 करोड़ का बिट्टा दिखा रहे हैं ना। लीज लाइबिलिटीज़ और इंटरेस्ट कॉस्ट को निकाल के अराउंड 213 करोड़ का बनता है। तो ये जो फ्रंट लोडेड हो गई हैं लीज लाइबिलिटीज़, अभी तो खैर 30 का पीई दिखा रहा होगा मोटा मोटी। पर अगर ये ना होता तो मतलब इस साल ही आप मान के चलिए, मतलब अगले आने वाले 5 साल के बाद जब ये जो लीज लाइबिलिटीज़ कम हो जाएंगी तो और रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तो ये बहुत अच्छा पैट भी शो करेगा, पैट भी ओपन अप हो जाएगा। तो अब 30% या 40% का कैगर तो आराम से डिलीवर कर सकता है अगले 5 साल।